हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत 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 स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ, आप लोग को वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन देखिए। आपका जो डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया, डिस्थीरिया, ADHD, ऑटिज्म, आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। इसमें से आपके 30 नंबर के CDP में आपके 2 से 3 नंबर तो इसमें से बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है डिस्लेक्सिया। देखिए, डिस्लेक्सिया एक ऐसी अक्षमता है, एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता है जो पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करती है। यह शब्दों की पहचान, वर्तनी और पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। देखिए आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो इस पर बनते ही बनते हैं, तो इसे एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलेगा। बोल रहा है कि डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कौशल को प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि गणितीय क्षमता, लिखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता। देखिए आपको ऑप्शन में दिया है ना कि एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता है जो पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह शब्दों की पहचान, वर्तनी और पढ़ने में कठिनाई से संबंधित होती है। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा पढ़ने की अक्षमता। चलिए पढ़ने की क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिस्ग्राफिया, ये भी एक, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आपके PYQ में बहुत ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसे देखते चलिए कि डिस्ग्राफिया एक प्रकार की सीखने की अक्षमता है जो लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसमें बच्चों को लिखावट, वर्तनी और विचारों को लिखने में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया जो होता है यह एक सीखने की अक्षमता है जो लिखने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसमें बच्चे को लिखावट, वर्तनी और विचारों को लिखने में कठिनाई होता है। आपका क्वेश्चन इस पर बन के आया है कि डिस्ग्राफिया से ग्रस्त बच्चों को किस प्रकार की समस्या होती है। आपकी गणितीय समस्या, लिखने में, चित्र बनाने में अथवा ध्यान केंद्रित करने में। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा लिखने में। डिस्ग्राफिया आपके लिखने संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्लेक्सिया से ग्रसित एक बच्चा मुख्य रूप से किसमें कठिनाई महसूस करता है। भाषण और सामाजिक संबंध में, लिखावट और गणितीय समस्याएं में, पढ़ने और शब्दों की पहचान में अथवा लिखने में। तो देखिए भाषण और सामाजिक संबंध जब तक उसे पढ़ने और शब्दों की पहचान करने नहीं आएगा तो फिर ये यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। और लिखावट और गणितीय समस्याएं जो होती हैं ये डिस्कैलकुलिया और डिस्ग्राफिया में आती है। इसका राइट आंसर चला जाएगा पढ़ने और शब्दों की पहचान में। आपकी डिस्लेक्सिया से ग्रसित एक बच्चा जो होता है वो मुख्य रूप से कठिनाई महसूस करता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एक शिक्षक ने कक्षा में पाया कि बच्चा लगातार शब्दों के अक्षरों को उल्टा लिखता है, जैसे CAT कैट तथा TAC कैट को टैक लिखता है। यह किस प्रकार की अक्षमता को दर्शाता है। पूछ रहा है कि एक शिक्षक जो है एक बच्चे को जो लगातार जो शब्दों के अक्षरों को उल्टा लिखता है, जैसे कैट को टैग लिखता है, यह किस प्रकार की अक्षमता को दर्शाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है डिस्लेक्सिया, सेकंड ऑप्शन दे रहा है डिस्ग्राफिया, थर्ड ऑप्शन दे रहा है डिस्कैलकुलिया और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है डिस्प्रेक्सिया। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिस्लेक्सिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित एक छात्र को किसमें कठिनाई होगी। आपका ऑप्शन दे रहा है बोलने में, गणना करने में, लिखने में अथवा चलने में। देखिए आपका राइट ऑप्शन होगा डिस्ग्राफिया जो होता है आपके लिखने संबंधित एक डिजीज़ है, तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा लिखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्थीरिया एक प्रकार की यूरोलॉजिकल विकलांगता है जो बोलने की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव होता है कि व्यक्ति की बोलने की अस्पष्टता और गति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जो बच्चे अस्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, बात बात में नहीं लड़पड़ा जाते हैं, तो यही बोल रहा है कि डिस्थीरिया ये एक प्रकार का एक नॉर्मल डिजीज है, आम बच्चों में बहुत पाया जाता है। तो यही बोल रहा है कि एक प्रकार की यूरोलॉजिकल विकलांगता है जो बोलने की मांसपेशियों को प्रभावित करता है।
इसका प्रभाव व्यक्ति की बोलने की अस्पष्टता और गति पर प्रभाव पड़ता है। इस पर भी आपके बहुत ऐसे क्वेश्चन बन के आए। देखते हैं कि डिस्थीरिया से ग्रस्त बच्चों को किस प्रकार की कठिनाई हो सकती है। तो बोल रहा है गणना करने में आपका डिस्कैलकुलिया आता है, भाषा को समझने में आपका डिसलेक्सिया आ जाएगा, और अस्पष्ट रूप से बोलने में आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। यही बोल रहा है कि डिस्थीरिया जो होता है ग्रस्त बच्चे किस प्रकार की कठिनाई होती है, तो वो स्पष्ट रूप से बोलने में उनको कठिनाई होती है, और लिखने में आपका आ जाएगा डिस्ग्राफिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि यदि किसी बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है और उसकी आवाज़ अस्पष्ट नहीं होती है, तो वो संभवतः किस प्रकार से ग्रस्त हो सकता है। बोल रहा है कि यदि किसी बच्चे को बोलने में कठिनाई हो रही है, तो उसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं होती है, तो वह संभवतः किस प्रकार से ग्रस्त हो सकता है। बोल रहा है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीरिया अथवा ADHD। देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा कि डिसलेक्सिया जो होता है पढ़ने से संबंधित एक डिजीज़ है, डिस्ग्राफिया जो है आपके लिखने से संबंधित, डिस्थीरिया ही आपका है जो उनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं होती है। ये क्वेश्चन आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि किसी बच्चे की बोलने में कठिनाई होती है तो उसकी आवाज़ अस्पष्ट नहीं होती है, तो वह संभवतः डिस्थीरिया बीमारी से ग्रस्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो बोल रहा है कि ध्यान घाट और अतिसक्रियता विकार आपका ADHD से प्रभावित बच्चा किस समस्या का सामना करता है। बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है गणना करने में कठिनाई, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है ध्यान केंद्रित करने और शांत बैठने में कठिनाई, और थर्ड ऑप्शन आपका दे रहा है सुनने और बोलने में समस्या, फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कि शारीरिक कमजोरी। देखिए गणना करने में आपका डिस्कैलकुलिया आ जाएगा, सुनने और बोलने की समस्या कहीं से नहीं, शारीरिक कमजोरी भी कहीं से नहीं, तो आपका ये जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर होता है, आप ध्यान केंद्रित करने और शांत बैठने का एक डिजीज़ है जो अक्सर बच्चों में पाया जाता है, और ये नॉर्मल नहीं है, ये मतलब ये अब बीमारी के रूप में आता है। तो यही ADHD जो होता है, ध्यान घाट और अतिसक्रियता विकार, ADHD से प्रभावित जो बच्चा होता है उसको प्रॉब्लम होती है ध्यान केंद्रित करने में और शांत बैठने में उसको कठिनाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ADHD से पीड़ित बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति कौन सी हो सकती है। बोल रहा है उन्हें शांत बैठने के लिए मजबूर करना, उन्हें छोटे छोटे कार्यों में संलग्न करना और पर्याप्त ब्रेक देना, उन्हें कक्षा के पीछे बैठाना, अथवा फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कि उन्हें एक ही समय में कई कार्य करने के लिए कहना। देखिए वो बच्चे जो होते हैं उनको मजबूर नहीं किया जा सकता, उन्हें शांत बैठने के लिए आप मजबूर, देखिए वो बच्चे जो होते हैं शांत बैठ नहीं पाते हैं, एकाग्र नहीं हो पाते, तो उन्हें शांत बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्हें छोटे छोटे कार्यों में संलग्न करना और पर्याप्त ब्रेक देना, उन्हें कक्षा के ये भी आपका निगेटिव वर्ड है, उन्हें एक ही समय में कई कार्य देने के लिए। देखिए बच्चे हैं ना, तो बच्चों को ये एक आम बीमारी है जो है ना, ADHD जो होता है ना, खासकर बच्चों में ये पाया जाता है। तो उन्हें छोटे छोटे कार्यों में संलग्न करना और उन्हें पर्याप्त ब्रेक देने से बच्चे के जो होता है सबसे उपयुक्त उन लोगों के शिक्षण यही होता है कि उन्हें छोटे छोटे कार्य दो और संलग्न करना और उन्हें पर्याप्त ब्रेक देना। उन्हें कक्षा के पीछे बैठाना निगेटिव, उन्हें मजबूर करना ये भी कहीं से सही नहीं लगा, उन्हें एक ही समय में कई कार्य दे देने के लिए कहना ये भी बिल्कुल सही नहीं है। आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ADHD से ग्रसित बच्चों में कौन सा लक्षण आमतौर पर पाया जाता है। कम सामाजिक कौशल, धीमी गति से सीखने की क्षमता, अथवा ध्यान केंद्रित न कर पाना और अत्यधिक सक्रियता और संचार कौशल की कमी। देखिए कम सामाजिक बच्चे जो धीमी गति, इनमें ये तीनों कौशल नहीं पाए जाते हैं। ध्यान केंद्रित न कर पाना और अत्यधिक सक्रियता इन बच्चों में होता है, इसीलिए इनको अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर से इनका जो बीमारी होता है ये कहीं ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पाते हैं। जो बच्चे होते हैं अत्यधिक सक्रिय भी होते हैं और एक जगह पे इनका बैठना कहीं रहा ही नहीं जाता है, तो इसीलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा ध्यान केंद्रित न कर पाना और अत्यधिक सक्रियता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
ADHD से ग्रस्त में किस प्रकार की समस्या का सामना करता है? जो बच्चा होता है वो किस प्रकार का सामना करता है? बोल रहा है कि खेलों में, ध्यान केंद्रित करने और शांत बैठने में, याद रखने में अथवा पढ़ने में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि ध्यान केंद्रित न कर पाना, अति सक्रियता बच्चों में होता है, तो न शांत बैठ पाता है बच्चा, न ध्यान केंद्रित कर पाता है। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा में एक बच्चा जो सही ढंग से लिख नहीं पाता है। हाँ, देखिए, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए, और जिसकी लिखावट बहुत ख़राब होती है वह किस प्रकार के विकलांगता से ग्रस्त हो सकता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है डिसलेक्सिया, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है डिस्ग्राफिया, थर्ड ऑप्शन दे रहा है आपका ऑटिज्म और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है आपका ADHD। देखिए, लिखने संबंधित अभी आप लोगों ने पढ़ के आया अभी कि डिस्ग्राफिया होता है, तो आपका डिसलेक्सिया जो होता है पढ़ने से संबंधित, ऑटिज्म में भी आप लोगों ने पढ़ लिया, ADHD तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा। ऑटिज्म अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने डिस्थीरिया पढ़ा, ADHD पढ़ा, डिसलेक्सिया पढ़ा, डिस्ग्राफिया पढ़ लिया है। तो आपका लिखने से संबंधित जो बीमारी होती है ये आपका डिस्ग्राफिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ADHD से पीड़ित छात्रों के लिए किस प्रकार के शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त होती है? बोल रहा है कि अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, बहुसंवेदी शिक्षण विधि अथवा अकेले पढ़ने का अभ्यास अथवा कठोर और सीमित नियम। देखिए, जो अनुशासनात्मक दृष्टिकोण होता है ये आपका एक निगेटिव, बच्चे को आप अनुशासन में रखकर बच्चे को आप नहीं सिखा सकते हैं। अकेले पढ़ने का ये भी आपका बताइए, अगर 100 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को आप अकेले पढ़ने के लिए बैठा देंगे फिर उन पर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। हाँ, और कठोर और समित, बच्चे को कहीं नहीं बोला गया है आपके संविधान में कि कहीं बच्चे को कठोर और समिति नियम दीजिए। तो देखिए, आपका राइट आंसर चला जाएगा बहुसंवेदी शिक्षण से आप बच्चे को उपयुक्त शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो आपको ADHD से जो पीड़ित बच्चा है, जो शांत नहीं बैठ पाता है, अति सक्रिय होता है, उसको कैसे पढ़ा सकते हैं आप? तो उनका शिक्षण विधि जो होता है बहुत संवेदी होता है, और वो जो बच्चे जो होते हैं ना, प्यार से, देखिए कोई भी बच्चा है अगर कितना भी बदमाश बच्चा है ना, तो आप लोग उसे प्यार से समझाएंगे ना तो वो अच्छा गाइडेंस में रहकर वो अच्छा सीखेगा। और अगर आप लोग बच्चे को अकेले पढ़ने का अभ्यास दिलाएंगे, कठोर और समित नियम देंगे, अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से रखेंगे, फिर वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि कक्षा में कोई बच्चा बार बार अपनी कुर्सी से उठ जाता है, कक्षा में इधर उधर दौड़ता है और लगातार बातें करता है, तो यह किस प्रकार का संकेत हो सकता है? चलिए बताइए आप लोग। ऑटिज्म होता है अथवा ऑटिज्म में तो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ADHD, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया पढ़ चुके हैं आप लोग। तो डिसलेक्सिया आपके पढ़ने संबंधित, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित, ऑटिज्म में जो भी ADHD आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि डिस्थीरिया से पीड़ित बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी हो सकती है? उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, उसे स्पष्ट बोलने के लिए धीरे धीरे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके लिखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अथवा उसके बोलने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, अगर बच्चों को आप लोग अकेला छोड़ देंगे तो फिर बच्चा जो है हतोत्साहित हो जाएगा ना, उसे लिखने पर, उसके ध्यान पर अगर केंद्रित, देखिए उसको डिजीज़ जो है वो स्पष्ट रूप से बोलने के लिए है, तो फिर उसके लिखने पर ध्यान के ये कहीं से भी पॉजिटिव वे में ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। उसके बोलने पर ध्यान न देना, अगर वो उसके बच्चे के बोलने पर अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर बच्चा होपलेस हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा, उसे स्पष्ट बोलने के लिए धीरे धीरे प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को धीरे धीरे प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपके डिस्कैल्कुलिया जो है एक प्रकार की गणितीय क्षमता की मतलब एक बीमारी है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि डिस्कैल्कुलिया एक प्रकार की सीखने की अक्षमता है जो बच्चों की गणितीय क्षमताओं को प्रभावित करती है। इसे अक्सर गणितीय डिसलेक्सिया के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें संख्याओं और गणितीय अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। डिस्कैल्कुलिया एक प्रकार की सीखने की अक्षमता है, ये गणितीय संबंधी एक बीमारी है, तो गणितीय अवधारणाओं को समझने में इसमें बच्चों को कठिनाई होती है।
इस पर आपका एक क्वेश्चन बना है कि डिस्कैलकुलिया से ग्रस्त एक छात्र किस में कठिनाई महसूस करेगा? आपके लिखने में, गणना और संख्याओं की समझ में, पढ़ने में अथवा चित्र बनाने में। लिखने से आपका डिस्ग्राफिया, पढ़ने डिस्लेक्सिया, चित्र बनाने संबंधी में डिस्ग्राफिया ही आएगा। तो आपका गणना और संख्याओं की समझ में आपका डिस्कैलकुलिया चला जाएगा। आपका राइट आंसर होगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा में एक बच्चा जो संख्याओं को समझने और जोड़ घटाना करने में कठिनाई महसूस करता है वह किस प्रकार से पीड़ित हो सकता है? डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया अथवा ऑटिज्म। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। गणितीय संबंधी बीमारी है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा जो संख्याओं और संख्यात्मक अवधारणाओं को समझने में संघर्ष कर रहा है उसे गणित में कैसे मदद की जा सकती है? उसे अधिक अभ्यास के लिए कहना, उसे गणित की कक्षा से निकालना, संख्यानात्मक संख्याओं को हल करने के लिए खेल और गतिविधियों का उपयोग करना, उसे केवल मौखिक निर्देश देना। ना तो ये उससे अधिक अभ्यास कर लिए कहना, ये आपका निगेटिव वर्ड, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। ना तो उसे गणित की कक्षा से निकालने से आपका कोई समस्या का हल निकलेगा, ना तो केवल उसे केवल मौखिक निर्देश देंगे, इससे भी आपका कोई समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा संख्यात्मक समस्याओं को हल करने के लिए खेल और गतिविधियों का उपयोग करना। बच्चों के साथ जितना आप लोग खेल विधि से आप बच्चों को सिखा सकते हैं उतना गणित की कक्षा से उसे अधिक अभ्यास के लिए कहना, उसके केवल मौखिक निर्देश देना, ये कहीं से पॉजिटिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कैलकुलिया से प्रभावित बच्चे को किस प्रकार की मदद दी जा सकती है? उसे गणितीय कार्यों से दूर रखना, उसे नियमित अभ्यास कराना और दृश्य सहायता प्रदान करना, उसे ज़्यादा होमवर्क देना, उसे उसकी समस्या से उसे कक्षा से निकालना। देखिए, उसे अगर गणितीय कार्यों से दूर रखा जाएगा तो फिर वो बच्चा कभी लाइफ में प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता है। उसे ज़्यादा होमवर्क देने से भी कोई समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। उसे सामान्य कक्षा से निकालना ये भी आपके समस्या का हल नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा उसे नियमित अभ्यास कराना और दृश्य सहायता प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिज्म पे भी आपके बहुत से क्वेश्चन आपके PYQ में आ चुके हैं। ये एक प्रकार का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक विकार है, एक विकासात्मक विकार है जो सामाजिक संपर्क, संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है या हल्के से लेकर गंभीर तक के लक्षणों के साथ आता है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि ASD जो आपका एक विकासात्मक विकार है जो सामाजिक संपर्क, संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है या हल्के से लेकर गंभीर तक के लक्षणों के साथ आता है। इस पर भी बहुत क्वेश्चन बन के आए हैं। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे के लक्षण कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि गणितीय समस्याओं को हल करने में कठिनाई, सामाजिक संपर्क और संचार में कठिनाई, पढ़ने और लिखने में कठिनाई, अत्यधिक ऊर्जा का ध्यान केंद्रित न कर पाना। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक संपर्क और संचार में कठिनाई। आपके ASD जो विकार वाले बच्चे होते हैं उनको सामाजिक संपर्क और संचार में कठिनाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा जो सामाजिक संपर्क से बचता है और आँखों में देखने से कतराता है वह किस विकार से प्रभावित हो सकता है? ऑप्शन में दे रहा है ADHD, ऑटिज्म, आपका SD है, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया। देखिए आपके ADHD आप लोगों ने पढ़ लिया, डिस्लेक्सिया भी पढ़ लिया, डिस्ग्राफिया। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑटिज्म हो जाएगा। जो बच्चा होता है वो सामाजिक संपर्क से कतराता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा ऑटिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति क्या हो सकती है? उन्हें समूह कार्यों में सम्मिलित करना, उन्हें दृश्य सामग्री और संरचित गतिविधि प्रदान करना, उन्हें अकेले बैठाना, उन्हें बहुत अधिक मौखिक निर्देश देना। देखिए, उन्हें समूह कार्यों में सम्मिलित करना ये आपका पॉजिटिव है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। उन्हें अकेले बैठने के लिए कहना कहीं से पॉजिटिव नहीं। उन्हें बहुत अधिक मौखिक निर्देश देना ये भी आपका कहीं से भी। उन्हें दृश्य सामग्री और स्वयं रचित जो गतिविधियाँ होती हैं उसे प्रदान करने से बच्चा का
उपयुक्त शिक्षण हो सकता है। ऑटिज्म से जो प्रभावित बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे वो समूह में कहीं कार्य में शामिल ही नहीं होते हैं, वो समाज में रहने से कतराते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। चलिए, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उन्हें दृश्य सामग्री और स्वयं रचित गतिविधियां प्रदान करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक बच्चा है जो अपने व्यवहार में दोहराव करता है और रूटीन में बदलाव से असहज हो जाता है वह किस विकार से प्रभावित हो सकता है? बोल रहा है डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म अथवा ADHD। बोल रहा है कि एक बच्चा है जो अपने व्यवहार में दोहराव करता है, रूटीन में बदलाव से असहज होता है, वह किस विकार से प्रभावित हो सकता है? तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा ऑटिज्म। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ऑटिज्म से पीड़ित एक बच्चा सामाजिक संपर्क से बचता है, उसकी भाषा कौशल में कमी होती है, शिक्षक उसे किस प्रकार से सबसे अच्छे से मदद कर सकते हैं? बोल रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि उसे अन्य बच्चों से बातचीत करने के लिए मजबूर करना, स्वयं रचित गतिविधियों और दृश्य सहायता का उपयोग करके उसे पढ़ाना, उसे कक्षा से बाहर निकालना, उसके लिए कोई विशेष ध्यान नहीं देना। देखिए, ये आपकी समस्या का हल नहीं है कि उसे अन्य बच्चों से बातचीत करने के लिए मजबूर करें। बच्चों को कहीं भी फोर्स करने के लिए आपके संविधान में कहीं लागू नहीं किया गया है। उसे कक्षा से बाहर निकालना ये आपकी समस्या का हल नहीं है। उसके लिए कोई विशेष ध्यान नहीं देना, ये भी आपके निगेटिव वर्ड हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं रचित गतिविधियाँ और दृश्य सहायता का उपयोग करके उसे पढ़ाना, ये इससे बच्चा जल्दी सीखेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो कक्षा में एक ही कार्य को बार बार करता है और नए रूटीन से परेशान हो जाता है, उसे किस प्रकार का समर्थन चाहिए? जो बच्चा है कक्षा में एक ही कार्य बार बार करता है, दोहराता है, नए रूटीन से परेशान हो जाता है, उसे किस प्रकार के समर्थन चाहिए? उसे नियमित रूप से कार्य बदलने के लिए प्रेरित करना, एक नियमित और स्वयं रचित दिनचर्या प्रदान करना, उसे और अधिक स्वतंत्र बनाने के लिए अकेला छोड़ देना, उसे अन्य बच्चों से दूर बैठाना। देखिए, ये आपकी समस्या का हल नहीं है कि उसे नियमित रूप से कार्य बदलने के लिए प्रेरित करिए। उसे अधिक स्वतंत्र बनाने के लिए उसे अकेला छोड़ देना, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। उसे बच्चों से दूर रखना, ये भी आपका अन्य बच्चों से दूर रहेगा, फिर वो बच्चा अकेला महसूस करेगा, हतोत्साहित होगा। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा कि एक नियमित और स्वयं रचित दिनचर्या उसे प्रदान करना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में एक बच्चा अपनी बात को बार बार दोहराता है और उसके सामाजिक संपर्क का प्रयास जो है बहुत सीमित है। इस स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे बार बार टोका जाए कि वह बात ना दोहराए, उसे स्पष्ट और सीधे निर्देश दिए जाएं और समझने के लिए दृश्य समर्थन का उपयोग किया जाए, उसे अन्य बच्चों से दूर रखा जाए ताकि वह परेशान ना हो, उसे कक्षा से निकाल दिया जाए। देखिए, आपकी समस्या का हल नहीं है कि उसे बार बार आप टोकें, वह बात ना दोहराए। बच्चों को टोकने से बच्चे ज़्यादा हतोत्साहित होते हैं। उसे अन्य बच्चों से दूर रखा जाएगा ताकि वो परेशान ना हो। तो ये भी बात आपका, अगर बच्चों से अगर आप लोग दूर रख रहे हैं तो फिर बच्चा सीख ही नहीं कुछ पाएगा, उसे कक्षा से निकाल देना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? तो आपका राइट, देखिए, कोई समस्या का हल नहीं है कि उसे कक्षा से आप लोग बाहर निकाल देंगे। उसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसे स्पष्ट और सीधे निर्देश दिए जाएं और उसे समझाने के लिए दृश्य समर्थन का उपयोग किया जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए एक शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? बच्चों से बहुत अधिक मौखिक संपर्क करना, एक पूर्वानुमेय और स्थिर दिनचर्या रखना, बच्चों पर दबाव डालना कि वे सामाजिक गतिविधि में भाग लें, बच्चों को समूह में बैठने के लिए मजबूर करना। देखिए, बच्चों को अधिक मौखिक संपर्क, जब बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, वो समाज के लोगों से डरता है, तो बच्चों से बहुत अधिक मौखिक संपर्क करना ये आपका सही नहीं है। बच्चों पर दबाव डालना कि वे सामाजिक गतिविधि, देखिए, दबाव डालना, दोहराना, रटना, केवल ये सारे आपके निगेटिव वर्ड होते हैं। बच्चों को समूह में बैठने के लिए मजबूर करना भी आपका पॉजिटिव वे में नहीं आ रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन चला जाएगा एक पूर्वानुमेय और स्थिर दिनचर्या रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यह है आपका डिस्कैल्कुलिया जो है, गणितीय और संख्यात्मक अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है, इसलिए दृश्य साधनों, विजुअल एड्स और गतिविधियों का उपयोग करने में बच्चों की मदद की। विजुअल एड से मतलब
बच्चों की मदद किया जा सकता है। आर्टिज्म है कि सामाजिक संपर्क और संचार दिनचर्या से संबंधित समस्याएं होती हैं, इसलिए उन लोगों को स्वयं रचित जो वातावरण और दृश्य सामग्री का उपयोग महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और सभी को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप लोगों को क्लास बढ़िया लगे। हाँ चलिए, सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।